इसी में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम देखा था लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट लॉ देख लिया है, सेकंड लॉ हो गया है। और फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में खैर इतनी कोई खास बात है भी नहीं। जो न्यूटन थर्ड लॉ है, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, वो थोड़ा ध्यान से समझना। तो हेडिंग डालते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे देखा जाए तो बोलने के लिए तो यही सबसे आसान है कि भाई एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्यों भाई? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात ये कि जितने भी रियल फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट, रियल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब ये है कि कभी भी सिंगल फोर्स नहीं होगा, हमेशा दो फोर्स होंगे, ठीक है ना। और जैसे अगर कोई भी एग्जांपल ले लें, मान लो जैसे एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी। तो अगर बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है, जैसे मान लें कि उस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं, ये हो गया एफ बी ए। तो बॉडी ए भी बॉडी बी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे एफ ए बी, ठीक है ना। एफ बी ए का मतलब हुआ, एफ बी ए का मतलब हुआ बाई बॉडी बी ऑन बॉडी ए, और एफ ए बी का मतलब होगा बाई बॉडी ए ऑन बॉडी बी। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये एक तरह से हमारे लिए एक्शन एंड रिएक्शन बनेंगे। अगर हम एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरा रिएक्शन होगा। तो जितने भी रियल फोर्सेस हैं, वो सारे के सारे रियल फोर्सेस हमेशा हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, कभी सिंगल फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर एक फोर्स हमने एक बॉडी पे दिखाया है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो दूसरी बॉडी पे होगा। सेम बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो रियल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि एक्शन एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऑफ कर लीजिए भाई माइक। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दे आर सेम टाइप ऑफ forces, they are same type of forces, they are equal in magnitude and opposite in direction। इतना पहले नोट करो, फिर समझाते हैं एक एक करके। they are equal in magnitude and opposite in direction। they are equal in magnitude and opposite in direction। ध्यान रखना, जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर है वो हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। अगर एक्शन बॉडी ए के ऊपर है तो रिएक्शन बॉडी बी के ऊपर होगा। दूसरी खास बात है कि दोनों सेम टाइप के फोर्स होने चाहिए। तो टाइप ऑफ फोर्स मालूम है क्या होते हैं ना? क्यों भाई? टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स कितने टाइप के हैं भाई? ग्रेविटेशनल हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है। तो अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो उसका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन तो क्लियर ही है। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए, ठीक है ना,
हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर हम लोग एक बॉडी रखते हैं एम मास का। तो ये बताओगे कि इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगेंगे, बताइए भाई। ग्रेविटेशनल पुल एक होएगा, नॉर्मल लगेगा, एक ग्रेविटेशन लगेगा, एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, ठीक है, और एक इसको हम लोग ग्राउंड कितना लिखते हैं, mg, और एक ग्राउंड से लगेगा क्या, लगेगा नॉर्मल। एक लगेगा नॉर्मल। तो एक नॉर्मल और दिखा देते हैं इस पे ऊपर की तरफ, तो ये हो गया नॉर्मल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम mg को हम लोग बोल रहे हैं कि सपोज दिस इज एक्शन, तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा, अपोजिट साइड, नॉर्मल पे। कौन है इसका रिएक्शन, कौन है इसका, सर रिएक्शन किस पे, बॉडी पे ही है, एम मास पे। ये इसका रिएक्शन नहीं है, ये इसका रिएक्शन इसलिए नहीं है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे कभी नहीं लगेंगे, एक्शन रिएक्शन हमेशा किस पे लगेंगे, अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। दूसरा रीजन ये है कि जो एक्शन है ये कौन से टाइप का फोर्स है, इसका टाइप कौन सा है, mg का कौन सा टाइप है, इसका टाइप है ग्रेविटेशनल। और नॉर्मल कौन से टाइप का है, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है। तो ग्रेविटेशनल अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। अब और बताइए सोच के, अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है, अच्छा ये बताओ mg किसने लगाया है, कौन mg लगा रहा है बॉडी के ऊपर, बॉडी पे वो कौन सर, लगा रहा अर्थ, है, ग्राउंड। ग्राउंड नहीं लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ऐसे बोलना चाहिए ना, क्यों भाई। ठीक है। mg किसने लगाया है, mg लगाया है बाई अर्थ ऑन बॉडी। तो इस mg का जो रिएक्शन होगा वो होगा बाई बॉडी ऑन अर्थ, समझना ध्यान से। तो वो हमको इसके एफबीडी में नजर नहीं आएगा, उसके लिए हमको अर्थ का एफबीडी बनाना पड़ेगा, समझो ध्यान से। अगर हम अर्थ ड्रॉ करते हैं मान लो, और अर्थ के ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, यही तो है ना, तो इस बॉडी के सेंटर पे लग रहा है mg, तो ये mg कौन लगा रहा है, तो ये mg लगा रहा है अर्थ। तो इसका जो रिएक्शन है वो हमें कहाँ नजर आएगा, तो इसका रिएक्शन हमें अर्थ के सेंटर पे नजर आएगा, और अर्थ के सेंटर पे कौन लगाएगा उसको, बॉडी लगाएगी। तो ये दोनों जो फोर्स बनेंगे ना, ये दोनों फोर्स जो हैं ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब फिर से मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये नॉर्मल एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा, अगर ये नॉर्मल एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं पता सर। अरे जो तरीका बता रहे हैं वैसे सोचो ना, ये नॉर्मल किसने लगाया और किस पे लगाया ये बताओ। बॉडी ने, ग्राउंड ने बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया, ये एक्शन लगाया है बाई ग्राउंड, यार बाई ग्राउंड ऑन बॉडी। तो इसका रिएक्शन कहाँ नजर आएगा, इसका रिएक्शन बॉडी, नजर आएगा बाई बॉडी ऑन ग्राउंड। तो ये एमजी। बॉडी जहां रखी हुई है ना, जहां ये बॉडी रखी है उसके नीचे ग्राउंड के ऊपर भी एक नॉर्मल लगेगा, तो वो जो नॉर्मल होगा ना वो उसका रिएक्शन बनेगा। एक्शन रिएक्शन पहचानना बहुत बेसिक बात है वैसे तो, बट कॉन्सेप्ट बहुत वैसा है थोड़ा, अक्सर लोग गलतियां करते हैं इस पे। बताइए पहले तो ये दोनों एग्जांपल क्लियर है, mg एक्शन रिएक्शन और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन। ग्रेविटेशनल का रिएक्शन ग्रेविटेशनल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा।
और तो और एक ही एफबीडी में दोनों नहीं होंगे कभी भी। एक एफबीडी में एक्शन है तो दूसरी किसी के एफबीडी में रिएक्शन होगा। जैसे ये जो रिएक्शन बनाया है ये हमने अर्थ के एफबीडी पे बनाया है। एक एमजी है बाई बॉडी ऑन अर्थ और एक एमजी है बाई अर्थ ऑन बॉडी और एक एमजी है बाई बॉडी ऑन अर्थ। तो ये जो नीचे वाला एमजी है ये है बाई बॉडी ऑन अर्थ, है या नहीं है? और ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है ये है बाई बॉडी ऑन ग्राउंड, बाई बॉडी ऑन ग्राउंड। तो इस पूरे चैप्टर में मैं हर जगह पूछता चलूंगा कि भाई अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है। तो मैं बार बार कहूंगा कि ये 4 पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये तुम्हें दिमाग में रखने हैं। बताइए अभी ये चारों पॉइंट क्लियर है इस एग्जांपल से? यस सर। यस सर। सेम नेचर के होने चाहिए, सेम टाइप के, अलग अलग टाइप के नहीं चलेंगे। मतलब सर पेयर में फोर्स है ना, सेम फोर्स पेयर में। हर एक फोर्स पेयर में लगेगा, जब भी लगेगा एक लगेगा ए के ऊपर तो दूसरा लगेगा बी के ऊपर, ये है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक एक करके सारे फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। और सबसे पहला फोर्स है हमारा वेट। वेट को हम लोग W से भी डिनोट करते हैं या इसको हम लोग mg लिखते हैं। तो एक एक करके हमें कुछ बातें बताते जाओ। सबसे पहले तो ये कौन से टाइप का फोर्स है, इसका टाइप क्या है? तो इसका टाइप है कौन सा? ग्रेविटेशनल। ठीक है, दूसरी बात आएगी कि ये जो वेट है ये पुलिंग नेचर का है या पुशिंग नेचर का है? पुलिंग है या पुशिंग है? पुशिंग होगा अर्थ के लिए। अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर या फिर अर्थ पुशेस एवरी ऑब्जेक्ट? सर अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट। तो ये पुलिंग नेचर का फोर्स है। किस नेचर का फोर्स होगा? पुलिंग नेचर का। क्यों भाई? अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट और किधर की तरफ पुल करती है? टुवर्ड्स सेंटर। फिर इसके बाद आता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका जो डायरेक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो या तो हम इसको ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। दोनों बातें सही है। फिर आती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स होगा। मैग्नीट्यूड इसका बनेगा सीधे सीधे mg के इक्वल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मास किसी बॉडी का 2 kg है तो उसका वेट कितना होगा? उसका वेट हम लोग लिख सकते हैं mg। तो इसको हम लोग लिखते हैं 19.6 न्यूटन। क्यों भाई? g का मल्टीप्लाई करके 19.6 न्यूटन। या फिर इसका एक और यूनिट है, W को हम लोग लिख सकते हैं 2 किलोग्राम फोर्स। kgf भी लिखते हैं। kgf का मतलब क्या होगा? kgf का मतलब होगा किलोग्राम फोर्स। तो इसको हम 2 किलोग्राम फोर्स भी लिख सकते हैं या इसको हम 19.6 न्यूटन भी लिख सकते हैं। g की वैल्यू 10 ले लोगे तो 20 लिख सकते हैं। कहाँ लगेगा? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। बस अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखी है तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, mg हम डाउनवर्ड दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई बॉडी इंक्लाइन पे रखी है, अगर कोई बॉडी इंक्लाइन पे रखी है, क्यों भाई? तो क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स के साथ। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन पे रखी है तो भी mg लगेगा तो डाउनवर्ड ही। लेकिन इंक्लाइन पे क्या करना होगा? हमको हमेशा mg के
कंपोनेंट कर लेने होंगे। कंपोनेंट किधर किधर की तरफ, किधर कितना कंपोनेंट आएगा, क्यों भाई? और वो चेक करोगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा कितना, mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा बनेगा mg कॉस थीटा। बस ये दो सिचुएशन आएंगी बस, या तो बॉडी इंक्लाइन के ऊपर होगी या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे होगी, बोलिए। तो इंक्लाइन पे अगर है तो हम mg ना दिखा के mg साइन थीटा mg कॉस थीटा भी दिखा सकते हैं। mg नहीं लिखेंगे, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा अलग अलग लिख देंगे। तो वेट ग्रेविटेशनल टाइप का है, पुलिंग नेचर का है, डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू mg के बराबर है। बताइए इस हेडिंग में कोई डाउट तो ओ सर नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम n से डिनोट करेंगे। तो फिर से सबसे पहला पॉइंट है कि कौन से नेचर का है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स का टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 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 फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पुलिंग है या पुशिंग है। हम्म, ये भी पुलिंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खींचता है अपनी तरफ। पुलिंग है या पुशिंग है, मतलब मान लो कि तुम चेयर पे बैठे हो, तो चेयर तुम्हारे ऊपर फोर्स किधर लगा रही है, कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, तो वो वैसे कांटेक्ट फोर्स पुशिंग है या पुलिंग है। कुछ ही है। सिमिलरली हम जब ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड हमें फोर्स किधर लगा रहा है, बाई ग्राउंड, क्यों भाई? पुशिंग नेचर का फोर्स है ये, ठीक है ना। फिर बात आती है कि डायरेक्शन किधर है इसका। तो डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे कि डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट में जो प्लेन सरफेस होगी उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एंड व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका हमेशा कांस्टेंट है या सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। तो मैग्नीट्यूड के बारे में लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड इसका वेरिएबल है, कोई फिक्स मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं है ये, अलग अलग सिचुएशन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अलग अलग सिचुएशन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल एक देता हूं, करो।
ये एग्जांपल है, एक ब्लॉक M1 है, एक ब्लॉक M2 है, M2 ग्राउंड पे रखा है, उसके ऊपर M1 रखा है। हमें हर एक ब्लॉक का FBD बनाना है और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन ईच सरफेस। देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मतलब ये दोनों रेस्ट पे ही है, तो ये इक्विलिब्रियम में भी है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इनके ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो सब बैलेंस होंगे। तो जैसे बताओ वन बाय वन, मैं बनाऊं या बना रहे हो अपने आप? सर एक मिनट बना लेते हैं। बनाओ। M1 और M2 दोनों का अलग अलग बनेगा, M1 का अलग, M2 का अलग। सर बना लिया। देखो M1 के ऊपर अगर हम दिखाएंगे कौन कौन से फोर्सेस, तो M1 के ऊपर सबसे पहले उसका वेट दिखाएंगे, M1G। अब ध्यान से ये देखो केवल कि M1 और M2 कांटेक्ट में है, और ये वो लाइन है जहां पे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ध्यान से समझना, M1 के ऊपर M2 लगाएगा इधर कांटेक्ट फोर्स, और M2 के ऊपर M1 लगाएगा इधर कांटेक्ट फोर्स, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे। तो पुश करने का मतलब है कि M1 के ऊपर जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा N1, और वही कांटेक्ट फोर्स M2 के ऊपर नीचे लगेगा, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स एक्शन रिएक्शन होंगे। बताओ भाई, है नहीं? एक लगाया M2 ने M1 पे और एक लगाया M1 ने M2 पे, तो ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन है। फिर आ जाओ M2 के ऊपर। M2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स, तो M2 का वेट हो गया, M1 का भी वेट। M2G डाउनवर्ड, और M2 किसके साथ कांटेक्ट में है? ग्राउंड के साथ। तो क्या ग्राउंड से M2 के ऊपर एक फोर्स लगेगा? मान लेते हैं उसको कह देते हैं N2, और कोई फोर्स M2 के ऊपर? सर वो M1 भी तो उसके ऊपर रखा है, तो उसका वेट भी तो होगा। बेटा देखो, जिसका वेट होता है उसी की बॉडी पे लगेगा ना। तुम्हारा वेट मेरे ऊपर लगेगा? ये बताओ। सर दोनों कांटेक्ट में एक दूसरे के ऊपर तो है। कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और वो कांटेक्ट फोर्स हमने दिखा दिया। अगर M1 और M2 कांटेक्ट में है तो इनका आपस में कौन सा फोर्स लगेगा? कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और यही तो वो कांटेक्ट फोर्स है N1 जो दिखाया है मैंने। M1 का वेट थोड़े ना M2 पे लगेगा, समझो ध्यान से, अगर पहले कुछ और करते रहे हो तो। बताइए, कंफ्यूजन है क्या? सर हाँ। जो M1 और M2 पे नॉर्मल फोर्स है, हाँ। उसमें से थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। हाँ, कांटेक्ट फोर्स पे एक बार फिर से थोड़ा सा। कांटेक्ट फोर्स में मैंने ये बोला है कि जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां कांटेक्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो कितने वहां पे कांटेक्ट हैं? एक कांटेक्ट ये है, एक कांटेक्ट ये है।
तो एक N1 है और एक N2 है, दो हैं। अब M2 M1 पे किधर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा? M2 M1 पे किधर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा? तो M2 M1 के ऊपर पुशिंग फोर्स लगाएगा। पुशिंग का मतलब किधर की तरफ धक्का लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ। यस सर। ऊपर की तरफ लगा रहा है तो हमने इसके ऊपर N1 दिखा दिया। अब अगर M2 M1 पे ऊपर की तरफ लगा रहा है तो M1 M2 पे किधर लगा रहा होगा? तो M1 M2 पे नीचे की तरफ लगा रहा होगा। तो M2 के ऊपर वही N1 हमने नीचे की तरफ दिखाया हुआ है। और ग्राउंड ग्राउंड M2 पे किधर लगाएगा? ग्राउंड M2 पे किधर की तरफ लगाएगा? ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच के लिखोगे तभी काम बनेगा, याद नहीं कर पाओगे। ग्राउंड M2 पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये N2 मैंने लगा दिया बाई ग्राउंड ऑन M2। बस, और कोई फोर्स नहीं, सारे फोर्स हो गए। अब ये बॉडी भी रेस्ट पे है और ये बॉडी भी रेस्ट पे है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस करने की बारी आती है। बैलेंस करने का मतलब है कि जो अपवर्ड है वही डाउनवर्ड है। तो ये बताओ, ये अपवर्ड हो गया N1 और ये डाउनवर्ड हो गया M1 जी, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यही तो लिखेंगे N1 इज इक्वल टू M1 जी, इक्वेशन 1। बोलिए। और इसके ऊपर कौन सा फोर्स अपवर्ड है, कौन कौन से डाउनवर्ड है? तो अपवर्ड इसके ऊपर एक ही फोर्स है N2 और डाउनवर्ड दो है। तो क्या बनेगी इसके लिए इक्वेशन? इसके लिए बनेगी कि N2 जो होगा वो N1 प्लस M2G के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। और अगर हम ये N1 उठा के यहां रख देंगे तो N2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो N2 की वैल्यू M1 प्लस M2G आएगी। बताइए। सर, हम्म एक्शन रिएक्शन फोर्स के बीच में टाइम गैप भी रहेगा? नहीं, हम जो टाइम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन नॉन मैकेनिक्स, उसमें नहीं रहेगा। तो जो तुम डाउट पूछ रहे हो, फिर वो हाई लेवल का रिलेटिविटी थ्योरी, बहुत ही हाई डाउट पूछ दिए हो। हम लोग लेवल पे नहीं है। ठीक है, और देखो, मान लो ये एक सिचुएशन है, ठीक है, और ये दोनों ब्लॉक कहाँ रखे हैं? स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, क्वेश्चन है ड्रॉ FBD ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड फाइंड ए पार्ट में नॉर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम एंड बी पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? क्या लगता है? होना चाहिए। हम्म सेम होना चाहिए। सेम होगा ना? यस सर। कॉन्फिडेंस होके बोलो, कॉन्फिडेंट। सेम ही होगा भाई, पीछे वाले पे धक्का लगा रहे हैं तो आगे वाला तो साथ साथ ही चलेगा ना। और क्या? फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, दोनों का अलग अलग, दोनों ब्लॉक्स बना का रहे अलग अलग बनेगा। बना रहे बना बना रहे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं वो सारे हम दिखाएंगे।
तो निकाल लिया। ठीक है, देखो कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम के ऊपर कौन कौन से फोर्स? तो देखो कैपिटल एम पे सबसे पहले तो इधर से जो एफ लग रहा है वो, और कैपिटल एम पे उसका वेट एम जी। अब जरा बताओ कि कैपिटल एम पे कांटेक्ट फोर्स कितने लगेंगे? कैपिटल एम किसके किसके साथ कांटेक्ट में है? छोटे वाले मास के साथ, ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ, बस। बस। तो ग्राउंड से जो लगेगा उसको हम लिख देते हैं, मान लेते हैं N1, और छोटे वाले मास से जो लगेगा उसको लिख देते हैं N। सबसे पहले ये बताओ कि इस N का डायरेक्शन क्लियर है, इधर क्यों बनाया है? छोटा वाला मास इस बड़े वाले मास पे फोर्स किधर की तरफ लगा रहा होगा? पुशिंग है तो लेफ्ट इधर की तरफ साइड। लगाएगा। अब ये बताओ कि अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन हमें किसके एफबीडी में मिलेगा? तो इसका रिएक्शन हमको स्मॉल एम की एफबीडी में मिलेगा। क्यों भाई? यस सर। ये फोर्स लगाया है स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे, और ये फोर्स लगाया है कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे, और ये दोनों फोर्स एक ही सरफेस पे लग रहे हैं, एक ही जगह, तो पेयर में है ना? क्यों भाई? अच्छा, इसके बाद स्मॉल एम के ऊपर और कौन से फोर्स? स्मॉल एम के ऊपर उसका वेट हो गया एम जी, और और एन क्या ग्राउंड से लगने वाला एक और फोर्स होगा, तो उसको मान लेते हैं N2। ये तो हो गए फोर्सेस, फोर्सेस यानी कॉज। अब बात आती है एक्सीलरेशन की। तो इनका पॉसिबल एक्सीलरेशन किधर होगा? राइट में, लेफ्ट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किधर एज्यूम किया जाए? राइट में। राइट में। और दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, तो हम लोग दोनों का राइट में एक्सीलरेशन लिख देंगे इस तरह से। कर लिया इतना काम? यस सर। अब ये बताओ कि कैपिटल एम के लिए एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल में। तो यस इसका सर। मतलब है वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस होंगे। यस सर। वर्टिकल में कौन कौन है? एम जी वर्टिकल में और एन N1 है और कैपिटल एम जी है। यस सर। इसी तरह इसके लिए भी वर्टिकल में बैलेंस होंगे, तो इसके लिए लिखेंगे N2 N2 MG। इक्वल टू स्मॉल एम जी। हालांकि ये दोनों इक्वेशन से हमारा कोई काम फायदा तो नहीं हुआ, पर एफबीडी तो बनानी थी। अब ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल एम के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं? ध्यान से देखना। तो कैपिटल एम पे इधर से लग रहा है एफ, इधर से लग रहा है एन, और जा रहा है राइट साइड में, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? एफ। तो F बड़े बड़ा में से होगा। छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हो जाएगा F इक्वल टू एम ए लगाना है, तो ये हो गया टोटल F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। और इसी तरह से स्मॉल एम पे हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनेगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसमें तो एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही मतलब कितना? N। तो भाई, यस सर। तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगी? इसके लिए सीधे सीधे हो जाएगी N इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। बोलिए। तो सीधे सीधे क्या इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को? तो देखो एक्सीलरेशन भी आ जाएगा और एन भी आ जाएगा। क्यों भाई? ऐड कर दो। तो ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचेगा? F इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू हो गई एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बोलिए। और n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू है स्मॉल एम इंटू ए, तो स्मॉल एम का और मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू रख दो, तो ये हो गई स्मॉल एम एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये n की वैल्यू आ गई, यही दोनों निकालने थे हमको। ध्यान से बताओ एफबीडी क्लियर है या नहीं? सर आपने ये एन कौन सा वाला लिया था? एन एम जी करके जो लिखा है लास्ट बॉक्स। हाँ, एम ए लिखा लास्ट। है, ये वाली इक्वेशन लिखी है। ठीक है ठीक है। एम ए
और एम ए को खोल दिया, ए की एम वैल्यू रख दी। एफ अपॉन एम कैपिटल एम स्मॉल एम। अपने आप करके देखो, देखो मेरी इक्वेशन मत देखो, इक्वेशन अपने आप सॉल्व करिए। और देखो एक, सर हाँ जो हाँ ए की वैल्यू है उसको एफ माइनस एन इक्वल टू एम में भी रख सकते हैं। हाँ, वहां भी रख सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा, वहीं भी रख दो। दूसरे में रखना आसान था ना। हाँ सर। इतना क्लियर है जितना लिखा है सामने, बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, जो मुझे लगता है कि नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगी। शॉर्ट ट्रिक ये है कि कॉमन एक्सीलरेशन अगर कभी आ रहा है, कॉमन एक्सीलरेशन, यहाँ पे कॉमन एक्सीलरेशन है या नहीं, कॉमन मतलब दोनों का सेम है कि नहीं है, क्यों भाई। तो कॉमन एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हम लोग सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। अब देखो इस क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तुम ये बताओ सोच के, एक कॉमन सेंस, कि इन दोनों को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों एक दूसरे को चला रहे हैं या ये एक्सटर्नल फोर्स चला रहा है दोनों को। एक्सटर्नल फोर्स। सर एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर देखा जाए तो ड्राइविंग, ड्राइविंग का मतलब यही हुआ, ड्राइविंग का मतलब इस सिस्टम को ड्राइव कौन कर रहा है, कौन इस पे एक्चुअली कौन चला रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स तो इसके ऊपर एक ही है, कौन है वो, कैपिटल एम, कैपिटल एफ। क्या कोई रोक रहा है इसको, तो रोकने वाला तो कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि सरफेस कैसी है, स्मूथ है। मान लो इधर से भी फोर्स लगता है F/2, तो हम कहते हैं कि भाई ये रोक रहा है और ये चला रहा है। लेकिन अभी तो सिर्फ F है, तो चलाने वाला फोर्स हो गया F, तो इसकी जगह आ जाएगा F अपॉन इस सिस्टम का टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा m+m। तो तुम देखोगे एक ही लाइन में एक्सीलरेशन आ जाएगा ना, कुछ FBD वगैरह की जरूरत नहीं है। यस सर। तो इसको भी हम हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, इसकी भी, ठीक है। FBD तो बनाना ही है, देखो समझने के लिए FBD बनानी जरूरी है। अगर पहली बार बना रहे हो, नहीं प्रैक्टिस की है, तो बहुत जरूरी है FBD बनाना, क्योंकि कंसेप्ट FBD से ही क्लियर होंगे। लेकिन ये है कि क्वेश्चन जल्दी करना भी जरूरी है, तो इसको भी प्रैक्टिस में रखेंगे हमेशा। बोलिए, इस क्वेश्चन में क्लियर है कैसे किया, सीधे यस सीधे सर। F अपॉन क्या हो जाएगा, एम बड़ा वाला प्लस छोटा वाला एम। ठीक है। अच्छा, तो जरा बताना, एक क्वेश्चन में बना रहा हूं। मान लो ये सिस्टम है, 3 ब्लॉक्स हैं, और अब जरा जल्दी से करना, थोड़ा स्मूथ सरफेस है। इसका मास है 3 kg, इसका मास है 2 kg, और इसका मास है 1 kg। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, और हमने ए के ऊपर इधर से एक फोर्स लगाया है 18 न्यूटन का, और इधर से एक फोर्स लगाया है, इधर से मान लेते हैं एक फोर्स लगाया है 3 न्यूटन का, ठीक है। तो ये एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स हो गया, कोई आदमी लगा रहा होगा, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है, तुम तो पहले पूरा काम करो, पूरा काम ये कि ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक। इसके बाद हमको निकालना है एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। फिर हमको निकालना है नॉर्मल, नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन, नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन A एंड B, और निकालना है नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन B एंड C। देखो, चलो ट्राई करो इसको थोड़ा जल्दी। सॉल्यूशन आएगा
देखो एक्सीलरेशन अगर एफबीडी ना बनानी होती तो एक्सीलरेशन तो एक लाइन में आ जाना चाहिए ऊपर वाले ये फॉर्मूले सर से। आ गया था। बट आपको एफबीडी भी बनानी है तो एफबीडी तीनों की अलग अलग बनाना, इक्वेशन बनाना। सर नॉर्मल आएगा 11.5 बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन बी एंड सी 5.6 न्यूटन। आपने जी की वैल्यू क्या यूज कर ली है? जी की खैर जरूरत ही नहीं है, सही नहीं बता रहे हो। एक सेकंड। 11.11 अच्छा हाँ ठीक ठीक है ठीक है। एक्सीलरेशन आ रहा है इसका कितना आ रहा 15 है? बाय 15/6। ठीक है ठीक है ठीक है सही है। देखो मैं बना दे रहा हूँ। अब इसमें डाउट नहीं पूछना कि सर इसमें ये नहीं समझ में आया, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। ब्लॉक ए के ऊपर इधर से लग रहा है सर 18, बन गया। इधर से मान लेते हैं लग रहा है N1, इसके ऊपर वही N1 इधर लगेगा, इधर से लगेगा इस पे N2 और इस पे N2 इधर लगेगा। इसका एक्सीलरेशन ए इधर, इसका एक्सीलरेशन ए इधर, इसका एक्सीलरेशन ए इधर। मैंने वर्टिकल वाले फोर्स नहीं दिखाए हैं क्योंकि वर्टिकल वाले काम के नहीं है ना। क्यों? N1 और mg, N1 और mg, N1 और mg तो बैलेंस ही होंगे ना, तो वो यस मैंने नहीं सर। दिखाया। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अगर बनाएंगे तो बनेगी 18 माइनस N1 इज इक्वल टू 3a, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2a, सेकेंड इक्वेशन। और N2 इक्वल टू 1a, थर्ड इक्वेशन। ये तीनों के लिए एक एक इक्वेशन हो गई। आप तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा 15/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है? बोलो। यस सर। और इसके बाद अगर हमें N2 चाहिए तो N2 की वैल्यू 1a के बराबर है, यानी N2 आ गया 15/6 न्यूटन। और N1 निकालना है अगर, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो 18 माइनस N1 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 7.5। क्यों? तो 10.5 आ रहा है, 11.5 तो नहीं आ रहा। क्यों भाई? तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। बताइए पहले। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर ये नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन ए एंड बी और बी एंड सी वाला एक बार बता दीजिए कैसे करते हैं। बेटा तुम ये बताओ ना कि बी ए पे किधर धक्का लगा रहा होगा, सीधा सीधा कॉमन सेंस। कुछ नहीं बताने वाला है देखो, इस चैप्टर में सब कुछ सोचने वाला है। जितना अच्छा ठीक से तुम सोचोगे उतना जल्दी जवाब मिल जाएगा। भाई ए बी पे किधर धक्का लगा रहा है और बी ए पे किधर लगा रहा है, बस सीधा सीधा ये बताओ। तो बी जब ए को पुश करेगा तो इधर ही तो लगाएगा, तो मैंने इधर दिखाया है। और ए बी पे किधर लगाएगा, तो ए बी पे इधर लगाएगा, तो मैंने बी पे इधर दिखाया है, वही फोर्स। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन हुए ना, एक हुआ बाई बी ऑन ए और एक हुआ बाई ए ऑन बी। ये नहीं पूछ रहे सर, ये तो नहीं पूछ रहे। हाँ पता है सर, ये जो दूसरा आपने इक्वेशन सॉल्व किया ना 10.5 न्यूटन करके, हाँ ये इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू रख के निकाला था क्या? हाँ, ये ए रख दिया ना, ए निकल आया ना।
ठीक है ठीक है। ए निकल आया ये तो तो ये ये क्यों तो उठा ये के- तो पहले ही निकाल के कर सकते हैं ना, जैसे हमने क्वेश्चन में पहले ही देख के निकाल लिया उसके बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। अभी मैं अगला पॉइंट वही बोलने वाला था कि मान लो हमें ये सब नहीं करना है, खिचड़ी नहीं पकानी, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट के लिए? तो डायरेक्ट आंसर हम ऐसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस सिस्टम को चलाने वाला और रोकने वाला, दो चीजों पे फोकस करना है। तो इसको चलाने वाला तो 18 है, लेकिन रोकने वाला भी 3 है। तो एक्चुअली चलाने वाला कितना बचा? व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? तो ड्राइविंग फोर्स बचा 18 माइनस 3 और अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास में 3 + 2 + 1, तो तुम देखो एक लाइन में आ गया 15/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है, ध्यान से सुनना, कि हमें बी और सी के बीच का नॉर्मल चला निकालना है अगर, तो क्या करेंगे? तो देखो बी और सी के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, क्या सी को चलाने वाला तो नॉर्मली है ना? सी किसकी वजह से चल रहा है? केवल सी पे फोकस करो। सिर्फ बी की वजह से चल रहा है सी चल रहा है बी और सी के बीच वाले नॉर्मल की वजह से, यानी सी के पास जो एक्सीलरेशन आया है वो उसी नॉर्मल की वजह से है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी पे जो लगने वाला नॉर्मल है बी की वजह से, जिसको हमने n2 दिखाया है, ये सीधे सीधे सी का मास और सी के एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होगा। तो इसका मतलब वो वैल्यू आ गई 15/6 न्यूटन। अब आती है बात कि बी और ए के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, अब सुनना ध्यान से, बी और ए के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, क्या वो नॉर्मल बी प्लस सी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओनली बी नहीं कह रहा हूं, बी प्लस सी। बी प्लस सी को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ए से लगाया गया फोर्स? तो बी प्लस सी का वेट कितना है? 3 kg। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि जो N1 होगा, N1 इज इक्वल टू बी प्लस सी का वेट कितना हो गया, 1 + 2 और इंटू एक्सीलरेशन यानी 15/6। तो देखो ये आ गया N2 की वैल्यू। N2 की वैल्यू कितनी आई? N2 की वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा उधर से 3 भी तो लग रहा है, बी प्लस सी में फिर से देखो एक फोर्स छूट गया था। बी प्लस सी के ऊपर इधर से लग रहा है N1 और इधर से लग रहा है 3, यानी बी प्लस सी के लिए अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं फिर से बी प्लस सी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन बी प्लस सी के ऊपर इधर से लग रहा है N1 और उधर से लग रहा है 3 एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास हो गया 1 + 2 और ये वैल्यू किसके बराबर है? 15/6 के। तो यहां से अगर आप N1 निकालोगे तो यहां से 10.5 आ जाएगा। ये बताओ ये थर्ड पॉइंट क्लियर है कैसे लिखा? वन लिया था। देखो ये वाला, यही वाला फॉर्मूला एक बार हमने लगाया पूरे सिस्टम पे, समझना ध्यान से। जब पूरे सिस्टम पे लगाया तो हमको एक्सीलरेशन मिल गया। मिल गया। देखो हम लोगों ने बात की थी ना कि सिस्टम किसको लेना है, तो सिस्टम किसको लेना है ये हम ही लोग सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम वो ध्यान से सेलेक्ट करें तो बहुत टाइम बचेगा। तो अगर हम ये तीनों के ऊपर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको ये लाइन मिली। ये क्लियर है लाइन कि 18 चलाने वाला है, 3 रोकने वाला है, अपॉन टोटल मास। बोलिए। इसके बाद एक सेकेंड डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी के लिए ये वाला जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ये क्लियर है? बताते जाओ, यस नो। क्यों भाई? क्लियर है? एक गड़बड़ हो गई भाई। गड़बड़ ये हो गई कि थर्ड इक्वेशन गलत बना दी है, इसमें एक फोर्स मिस कर गए।
फोर्स मिस कर गए हम लोग, ये वाला इधर से जो लग रहा है 3 न्यूटन, इसको लगाओ फिर से। 3 न्यूटन नहीं लिखा है साथ में। हाँ वही गड़बड़ हो गया। तो आंसर सही है। अरे ऐसा कैसे हो गया, चांस की बात नहीं है। सर, आंसर 5.6 आएगा ना सर। नहीं इधर आंसर सही लिख दिया क्योंकि वो सर शॉर्टकट से एन, निकाल लिया था। N2 की वैल्यू लेकिन चेंज हो जाएगी। हाँ N2 5.6 की आएगा। वैल्यू 3+1 इंटू ए हो जाएगी 15/6। तो ये कितना आता है? सर मेरा 5.6 न्यूटन आ रहा है N2। 5.5 आ रहा है, 5.5। हाँ हाँ सर 5.5 न्यूटन, ठीक है ना। और ये लाइन भी फिर इसी वजह से गलत हो गई। ठीक है ठीक है, फिर से एक बार देख लो। इक्वेशन मैंने ये वाली चेंज की है क्योंकि ये वाला 3 न्यूटन नहीं दिखाया था, तो N2 इधर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, तो N2 - 3 लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसको फिर से समझ लो। तीनों के लिए अगर हम कंबाइंड लगाते हैं ये, तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया सिर्फ सी के लिए, या ऐसे कह लो कि ये अप्लाई किया B+C के लिए। B+C के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि इनके बीच में लग रहा था नॉर्मल, उसी की वैल्यू निकालनी थी। तो इधर से लग रहा है N1, इधर से लग रहा है 3, तो क्या लिखेंगे, N1 - 3 ड्राइविंग फोर्स हो गया। B+C को चलाने वाला कौन है? मान लो B और C अलग अलग ब्लॉक ना होते, एक ही ब्लॉक होता, तो B+C को चलाने वाला कौन सा फोर्स है? चलाने वाला है इधर से N1 और रोकने वाला है इधर से 3। तो नेट चलाने वाला फोर्स कौन सा हो गया? नेट ड्राइविंग हो गया N1 - 3 अपॉन टोटल मास, और ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां से N1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हमें N2 चाहिए, N2 किसके ऊपर लग रहा है? C के ऊपर। तो सिर्फ C के लिए बताओ, सिर्फ C के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? तो सिर्फ C के लिए लिख सकते हैं कि C को चलाने वाला कौन है? C को चलाने वाला है N2, रोकने वाला कौन है? 3 अपॉन मास, मास कितना है? 1, तो ये वैल्यू है 15/6 के इक्वल। तो यहां से अगर आप N2 निकालोगे तो यहां से 5.5 न्यूटन आ जाएगा। ये तीनों आंसर हो गए। बोलिए। FBD भी अभी समझ लेनी है और नेट ड्राइविंग फोर्स वाले से भी समझ लेना है। ठीक है, ठीक सर, हो गया। और देखो मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर है और ये इस तरह से रखा हुआ है दो एज सपोर्ट के बीच में। और ये रहा इसका सेंटर। इसका मास ले लेते हैं, मास इसका दिया हुआ है सपोज 5 kg। और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल हम लोग ले लेते हैं सपोज 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेयर। फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेयर। अब इस केस में एक्सीलरेशन नहीं है, वो रेस्ट पे है। आज जो जगह आपने शेड करी है वो अर्थ के रूप में लेंगे ना तो। हाँ वो फिक्स है मतलब।
एन आएगा सर। हाँ एन बताओ ना। अच्छा सॉरी। सर 50 आना चाहिए। ठीक लग रहा है आंसर। तो बता दीजिए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे स्फीयर के ऊपर ये बताओ। स्फीयर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? देखो स्फीयर के ऊपर एक तो उसका mg होगा, ठीक है, नीचे की तरफ। फिर स्फीयर कहाँ कहाँ कांटेक्ट पे है? तो स्फीयर एक इस पॉइंट पे कांटेक्ट पे है, क्यों भाई, और एक इस पॉइंट पे कांटेक्ट पे है। तो अब ये बताओ कि ये दोनों पॉइंट पे जो कांटेक्ट है वहां पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्या ये कॉर्नर इस पे इधर नॉर्मल लगा रहा होगा और ये कॉर्नर इस पे इधर नॉर्मल लगा रहा होगा? बताइए। यस सर। तो नॉर्मल पहले बना देते हैं। तो नॉर्मल, एक नॉर्मल तो इधर हो गया, क्यों भाई, और यस सर। नॉर्मल इधर हो गया। हाँ सर, तो अब ठीक है। क्योंकि सिमेट्री है, ऊपर नीचे तो है नहीं, तो दोनों तरफ के नॉर्मल हम बराबर भी ले सकते हैं मैग्नीट्यूड में। यस अब सर। ये बताओ कि ये दोनों नॉर्मल एमजी के रिजल्टेंट वर्टिकल होंगे। में, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे होंगे दोनों अलग अलग? होगा। दोनों अलग अलग 60-60 बना रहे होंगे, बोलो। यस सर। हॉरिजॉन्टल के फोर्स दोनों के कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वर्टिकल के कंपोनेंट क्या आएंगे दोनों नॉर्मल के? दो नॉर्मल है, क्या दोनों ही n cos थीटा और n cos थीटा होगा? ये बताओ। और ये दोनों हाँ n सर। इसको बैलेंस करेंगे, ये दोनों n mg को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन बनेगी 2n cos 60 इज इक्वल टू mg। अब cos 60 होता है 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल होके नॉर्मल की जो वैल्यू है वो mg के ही बराबर आ जाएगी। mg का मतलब हो गया 5 × 10 यानी 50 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सर एक बात पूछनी थी यस। कि हम लोग जैसे इतना हम कर रहे हैं, वो तो पहले से ही पता डिसाइड हो गया था कि मतलब जैसे नॉर्मल के ही रिस्पेक्ट में आएगा ना वो तो। अगर हम अगर लोग एंगल देखें चेंज, रिजल्टेंट, ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वाला वेक्टर राइट साइड वाला, एक लेफ्ट वाला वेक्टर, हम्म, और इन दोनों के रिजल्टेंट जो है वो बीच में आएगा हाँ और वो बिल्कुल बराबर है एमजी के। ये तो क्वेश्चन में ही दिख रहा था। हाँ, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये जो फोर्स आएगा वो 5 × 10 यानी कि 50 kg आज 50 नहीं न्यूटन आ बेटा, जाए। अगर अगर एंगल 60 की बजाय कोई और एंगल होगा तो वो 50 न्यूटन नहीं आएगा। ये बस एक बाई चांस वो 50 के बराबर आ रहा है, समझे? अगर एंगल 120 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको चेंज करके कुछ और कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि दो है ना, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 50 न्यूटन है, ये बात सही है। तो क्या जरूरी है दोनों 50-50 ही हो? बदल ये भी बताओ, सकते। कुछ और भी तो हो सकते हैं। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 50 न्यूटन है, ये बात सही है, लेकिन दोनों अलग अलग 50 होंगे? ये तो एक ही कंडीशन में होंगे ना, जो ये कंडीशन इस क्वेश्चन में है 120 डिग्री एंगल पे। अगर कोई और एंगल होता तो आंसर अलग आता। समझ गए ना? इसलिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। नोट कर लिया सर, नोट कर लिया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और इसमें नोट कर लो। कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन सबने देखी है, क्यों भाई? और वेइंग मशीन का काम क्या होता है? वेइंग मशीन का काम होता है वेट मेजर करना। और आपने जितनी भी वेइंग मशीन देखी होंगी उन सभी वेइंग मशीन पे हमको खड़े होना पड़ता है, क्यों भाई? कोई ऐसी भी वेइंग मशीन देखी है क्या
जो दीवार पे लगी और साइड में वजन बता दे। क्यों भाई, नहीं है ना ऐसा पॉसिबल? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो वेइंग मशीन हमको हमारा वेट कैसे बताती है, इसको समझना। देखो, अगर ये m मास का मैन है तो इसके ऊपर अगर हम इस मैन का एफबीडी बनाएंगे तो वेइंग मशीन इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रही है ऊपर और इसका वेट लग रहा है mg नीचे। अब अगर ये आदमी रेस्ट पे है तो नॉर्मल और mg की वैल्यू बराबर होती है। बट ये दोनों फोर्सेस किसके ऊपर लग रहे हैं? ये दोनों फोर्सेस तो मैन के ऊपर लग रहे हैं ना। अगर बात की जाए कि मशीन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, वेइंग मशीन पे, तो ध्यान से देखो, तो क्या वेइंग मशीन के ऊपर वही वाला नॉर्मल लग रहा होगा ना जो वेइंग मशीन ने मैन के ऊपर लगाया है? ये नॉर्मल है बाई मैन ऑन मशीन, क्यों भाई? और यही नॉर्मल ये मशीन मेजर करने वाली है। लेकिन ध्यान रखना कि मशीन की जो रीडिंग आती है वो न्यूटन में आती है कि किलोग्राम में आती है? केजी में। केजी में आती है। तो उस मशीन के अंदर इस तरह से कैलिब्रेशन करके रखते हैं कि जो आंसर आता है वो जी से डिवाइड करके आता है। आंसर जी से डिवाइड करके आता है एम के बराबर। लेकिन वेइंग मशीन मेजर क्या करती है? वेइंग मशीन मेजर करती है हमेशा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। ऑलवेज रीडिंग ऑफ मशीन क्या होगी? रीडिंग ऑफ मशीन का मतलब होगा नॉर्मल अपॉन जी। बोलिए, रीडिंग ऑफ मशीन क्या बनेगी? नॉर्मल अपॉन जी। जैसे मान लो कि अगर कोई आदमी लिफ्ट में है और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है ए नॉट एक्सीलरेशन से, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इस लिफ्ट के अंदर एक आदमी जिसका वेट 60 केजी है वो मशीन के ऊपर खड़ा है। तो हमको निकालना है कि रीडिंग क्या होगी। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, बताइए। तो बढ़ जाएगी 60 से ज्यादा होगी। ठीक है, वो कैलकुलेट करनी है हमको। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले तो हम उस मैन का ही एफबीडी बनाएंगे। तो जरा बताओगे कि उस मैन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे? मैन के ऊपर उसका वेट लगेगा। वेट कितना होगा? 60 जी। और क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। मैन रेस्ट पे है कि मूविंग है? सब मूविंग है। मूविंग है। उसका एक्सीलरेशन दिखाएंगे। कितना एक्सीलरेशन है उसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो जरा इन इन तीनों में क्या इक्वेशन बनाओगे? कौन बड़ा होगा? नॉर्मल बड़ा होगा कि mg बड़ा होगा अगर ये ऊपर जा रहा है तो? नॉर्मल। नॉर्मल बड़ा होगा। तो नॉर्मल में से mg माइनस करेंगे इक्वल टू m इंटू ए। बताइए। तो यहां से आएगा n माइनस 600 इज इक्वल टू 120। तो n की वैल्यू आएगी 720 न्यूटन। लेकिन ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग क्या होगी मशीन की? रीडिंग ऑफ मशीन क्या आएगी? मशीन न्यूटन में थोड़े ना आंसर देने वाली है। तो रीडिंग डिवाइड कर देगी निकालने के लिए इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। यानी कि रीडिंग कितना दे रही होगी वो? 72 किलो। 72 केजी का रीडिंग होगा। तो ध्यान रखना, अगर कभी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो रीडिंग बढ़ेगी, और अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है तो उसकी रीडिंग घट जाएगी। ऐसे ही घटने वाला भी कर सकते हो ना, क्यों भाई? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने नॉर्मल के ऊपर कुछ बातें स्टडी की हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ढूंढ के कहीं से नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ स्पेशली, या पैकेज में है। तो छांटने पड़ते हैं सब पैकेज में।
छांटने पड़ते हैं पैकेज में। ठीक है, मैं भेजता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा सिलेबस तब थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अभी हमने केवल नॉर्मल ही स्टडी किया है, मैं ढूंढ के भेजता हूँ कुछ 8-10 क्वेश्चन, ठीक है। सर एक बार टेबल लिख लें याद। हाँ